कि मेरी पार्टी को भी बहुत तकलीफ है जो हुआ है। बीजेपी को और हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम बहुत डिवाइडेड। खुलकर ये तो कहो कि हम हुकूमत में कभी आएंगे, तो ऐसा नहीं हो। हमने अभी तक नहीं कहा हिंदुस्तान में किसी ने कि हम आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कल हमें कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी के लिए इसे बर्दाश्त करना। मोअज़्ज़िज़ साथियों का और विक्टिम्स की तरफ से भी, और जो लोग जस्तजू में कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से जिनके साथ ये ऐसी नालायक हरकतें की गई हैं, उनको राहत मिल सके, विक्टिम्स को कुछ उनको हिम्मत मिल सके, कुछ उनकी हम मदद कर सकें। और दूसरी ओर जो एक बुनियादी बात है उस पर यहाँ सवाल उठा है कि हाँ संजय भाई यहाँ सब बैठे हैं, हम लोग त्यागी जी हैं, सब आप साथ में बैठे हैं, और योगेंद्र यादव जी हैं, मैं उनसे एक खास इल्तिजा करना चाहता हूँ। इल्तिजा ये करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ, लेकिन जाहिर है जो लोगों को सहना पड़ा, खालिद सैफी जैसे लोगों ने जिस काले दौर को देखा है और जिसका दर्द कब तक रहेगा और जिसकी शिकायत और तकलीफ कब तक रहेगी, ये कहना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन मेरी नाखिस राय है कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं और यकीनन 3 साल हो गए और आज तक मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट्स फाइल हो रही हैं, आज तक बुनियादी फैसले हुए नहीं। लेकिन हिम्मत ना हारें कि उम्मीद की किरण कभी कभी दिखती है हर लेवल पर, ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। जो अभी हमारी बहन ने कहा वो यकीनन सही है। बहुत सवाल जहन में ये आते हैं कि फला साहब तो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ राहत मिल भी गई, और जो तकलीफ़ में था, जो बहुत शिद्दत की तकलीफ़ में था, उसके लिए कह दिया गया कि आपको मालूम नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होता है, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको ट्रायल कोर्ट जाना होता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीद आज है नहीं, हम लोग उम्मीद की तलाश में हैं। और मैं जानता हूँ कि आप राहुल गांधी साहब के साथ इतनी दूर तक पैदल चले और सिर्फ इसी बात को लेकर चले कि मुझे यहाँ एक उम्मीद दिख रही है, और अगर इस उम्मीद में मैं कुछ इजाफा कर दूँ तो शायद वो एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मेरी पेशकश होगी। तो वो उम्मीद की तलाश हम हर जगह करते हैं, और यकीनन कोर्ट्स में भी, जुडिशरी में भी कभी कभी उम्मीद का चिराग दिखता है। कभी कभी ऐसी भी कोई बात होती है जो समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक मैं आपको वाक़या सुनाऊं जो हाई कोर्ट से डिवीज़न बेंच ने एक फ़ैसला किया था यूएपीए में हमारे 2 साथियों के लिए। और वो यूएपीए में उन्होंने बहुत तफसील से जाकर एनालाइज करके ये कहा था कि ये मुकदमा चल सकता है किसी और बात पर, आईपीसी पर ये मुकदमा चल सकता है, चले, लेकिन इसमें यूएपीए कैसे बनता है, इसमें टेररिस्ट एक्ट कैसे बनता है। और अब ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल हियरिंग होती है उसमें कहा कि इस पर हम तफसील से इसको सुनेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं कि तफसील से आप सुनना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस चीज़ को आगे किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं डील किया जाए। ये यूजुअली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये जब फैसला सुनाता है तब कहता है कि हमने जो इस केस के जो हालात हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला सुनाया है, तो इस फैसले को प्रेसिडेंट ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहा जाता है अक्सर। लेकिन जिस वक्त वो केस एडमिट होता है उस वक्त ये कह देना, स्टे नहीं दिया लेकिन ये कह दिया कि इसको आप प्रेसिडेंट ट्रीट ना करें। तो मैं कोर्ट में बहस कर रहा था एक और मामले में यूएपीए के, तो मैंने ये कहा कि साहब मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कहूँ, आपने फैसला बहुत अच्छा सुनाया था लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एज अ प्रेसिडेंट यूज़ मत करें। तो अब आप इसको प्रेसिडेंट तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इसलिए हम इसमें भी यही फैसला लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी नाखिस ये एक राय है और उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट नहीं है
लेकिन कोर्ट ने ये क्या आपसे ये कहा है कि आप इस पर फिर से गौर ना करें। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इस पर मुख्तलिफ कुछ और गौर करें। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस पर आप गौर ना करें, जो आपने पिछली दफ़ा गौर किया था उस पर आप गौर ना करें। आप ये नहीं कह सकते हैं ऑटोमेटिकली कि ये प्रेसिडेंट नहीं है तो हम इसको नहीं टच करेंगे। लेकिन अगर फिर से वही सवाल आपके सामने आए और आप फिर से स्वतः फैसला करना चाहें कि इस सवाल पे तो मेरी राय यही है जो मैंने पहले रखी थी, बहरहाल पहले मेरी क्या राय थी उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मौजूदा मेरी राय ये है कि ये गलत है और इसको आप सुना दीजिए। तो मैंने एक हल्की सी मुस्कान देखी जज साहब के चेहरे पर कि उनको भी ये लगा होगा कि अब मैं इसका फैसला कैसे करूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम एक जगह जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैंने ये देखा, और उसके बाद जब कोर्ट में मामले आए तब मैंने ये देखा हम लोग बहुत डिवाइडेड थे। बीजेपी को और हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम बहुत डिवाइडेड थे कि इसमें कौन लड़ेगा, कौन बहस करेगा, ये मुकदमा किसके पास जाएगा, इनको कौन ले जाएगा। इनसे कहा कि अभी आप मुकदमा मत करिए, किसी से कहा कि अभी जो एक मुश्तरक एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि इन मुकदमों को हम कैसे लड़ेंगे, माफ़ करिएगा, हम वो नहीं स्ट्रैटेजी बना पाए। और हर एक ये सोचता रहा कि इसमें मैं कुछ कर लूं या वो कुछ कर लें, अगर ये कर लेंगे तो फिर फ़ायदा कैसे होगा। और मुझे ये इजाज़त दीजिए कि मैं एक बहुत तकलीफ़ वाली बात कह रहा हूँ। मैंने चिदम्बरम साहब से बात की, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की कि आप जामिया में और शाहीन बाग में चले जाएं तो अच्छा होगा, तो और वो बेचारे तैयार हो गए। मैंने बेइंतहा कोशिश की कि चिदम्बरम साहब को शाहीन बाग और जामिया पहुंचा दिया जाए, वो जाने को तैयार थे, 3 दिन वो तैयार रहे। लेकिन जो लोग तहरीक में मौजूद थे, जिनका इन्वॉल्वमेंट था, और ज़ाहिर है उनका हक बनता है, उन्होंने कहा कि ये होम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने नक्सलियों पर वार किए थे, इसलिए हम इनको नहीं आने देंगे। सवाल उस वक्त ये नहीं था कि नक्सलाइज के साथ चिदम्बरम ने होम मिनिस्टर रहते वो क्या किया था। अगर वो समझते हैं कि गलत किया था उनसे कह देते, अपने घर बुला के चाय पिलाकर कहते कि इस मामले में हम आपसे इख्तिलाफ रखते हैं, हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, अगर जो रह चुका है होम मिनिस्टर, आकर ये कहता कि इन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, तो पूरी दुनिया सुनती कि हिंदुस्तान का एक माना हुआ होम मिनिस्टर ये कह रहा है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों की राय सही रही हो सकता है कि गलत हो सकता है कि हम उनकी तकलीफ़ ना समझ पाए हों, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद थी, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, उसमें हम कहीं कमज़ोर पड़ गए कि उसका लीडर कौन था। हर एक लीडर बनना चाहता था या कोई भी लीडरशिप नहीं लेना चाहता था, उसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब मैंने जो इशारा किया था जोगेंद्र यादव साहब के लिए, वो इशारा ये था कि मेरी पार्टी को भी बहुत तकलीफ़ है जो हुआ है उससे। मैं सिर्फ अपनी पार्टी से एक इल्तिजा करता हूँ, मैं सब पार्टियों से इल्तिजा करता हूँ, खुलकर ये तो कहो कि हम हुकूमत में कभी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमने अभी तक नहीं कहा हिंदुस्तान में किसी ने कि हम आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा उसके लिए हम एक तरतीब तैयार करेंगे। हम एक सिटीजन्स राइट्स का एक मसौदा तैयार करेंगे कि ऐसा कभी कोई पुलिस वाला ना कर पाए। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं हिंदुस्तान में, पहले भी हुई हैं और यूपीए के दौरान भी हुई और लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ भी मदद हो पा रही है वो जो जजेस हैं, जो साफ जहन के जजेस हैं, वो कर रहे हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुलकर ये नहीं कहा है कि हम ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। तकलीफ होगी उसमें, आपको गाली देने का अगर हम मौका देंगे तो हमें तकलीफ होगी, आप गाली दे रहे हैं, लेकिन आज हमको ये कहना पड़ेगा इस मुल्क को अगर बचाना है कि कल हमें कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी के लिए इसे बर्दाश्त करना है, हमें बर्दाश्त करना है। ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें कहें, आपको फ्रीडम है, लेकिन जहाँ पर आप तल्ख बात कहेंगे और सख्त बात कहेंगे तब आपकी फ्रीडम वहीं पर जाकर रुक जाएगी। तो आप जो भी तहरीक चला रहे हैं, मैं आपके लिए आपके साथ पूरी तरह से आपकी हमदर्दी में मैं यहाँ मौजूद हूँ, रहूँगा, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जाए
कि जो भी हुकूमत में आए, जैसे भी आए, वो फिर ऐसा कर ना पाए अपने को बचाने के लिए या किसी और पर इस तरह से पेश आने के लिए, वो ऐसा फिर कर ना पाए। ऐसा कोई चार्टर बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हो, नए कानून बने, नए जजेस को इस बात के लिए ट्रेन किया जाए कि पहले दिन तो कह दें कि साहब ये तो हीनियस क्राइम है, तो मुल्क के ख़िलाफ़ है, और उसके बाद फिर 3 साल बाद कहें ये तो क्राइम बनता ही नहीं है और आपको बेल दे दें 3 साल बाद। जहाँ जहाँ